चैनल स्टडी द लॉ। मैं हूं ओम प्रकाश परमार। शायद आपको पता होगा आज सीजे एमपी सीजे का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 192 वैकेंसी आई है और 60 बैकलॉग की वैकेंसी है। अगर आपने नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ठीक है, हम देख रहे थे टीपीए। आज टीपीए का सेक्शन 35 हम देखने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन 35 किस चीज से डील करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, यानी निर्वाचन का सिद्धांत। ठीक है, तो पहले इलेक्शन का मतलब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो इलेक्शन मतलब क्या होता है? चूजिंग बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। ठीक है, किन्हीं भी दो अल्टरनेटिव या दो अल्टरनेटिव राइट्स हैं आपके पास, ठीक है, उनमें से किसी एक को चूज करना, ये होता है आपका क्या? इलेक्शन। इलेक्शन का वही जनरल मीनिंग होता है जो हम जनरली लेते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्शन है ये कौन सी डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है? तो ये भी एक डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी पर बेस्ड है, समता का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी यानी समता के सिद्धांत पर बेस्ड है हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। कैसे है? तो चलो हम दोनों चीजों को एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, ए गिफ्ट्स अ प्रॉपर्टी और 20,000 रुपीज टू बी। ठीक है, ए बी को 20,000 रुपए देता है एंड एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, उसी ट्रांजेक्शन के थ्रू ही रिक्वायर्स टू सेल हिज बाइक और ट्रांसफर हिज बाइक टू सी। ठीक है, ए ने बी को 20,000 रुपए गिफ्ट दिए, ठीक है, और उसी ट्रांजेक्शन के थ्रू उसने रिक्वायर किया कि वो जो अपनी बाइक है वो किसका? सी के फेवर में ट्रांसफर कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे बी के पास क्या हो गए? दो ऑप्शन हो गए, या तो ये जो गिफ्ट इसके पास आया है इसको क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, या इसको रिजेक्ट कर दे। तो जहां पर ऑप्शंस आ जाते हैं वहां पे इलेक्शन हो जाता है, वहां पे आपकी आती है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, सेक्शन 35 आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसके पास दो ऑप्शन हो गए। अब दूसरा हमारा पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी, समता के सिद्धांत पर किस तरह से बेस्ड है। तो यहां पर देखो, अब बी के पास दो ऑप्शंस तो आ गए कि ही में इधर एक्सेप्ट द ऑफर और मैं रिजेक्ट द ऑफर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर ये इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, कौन से? इस गिफ्ट के, कि हाँ मैं 20,000 रुपए लेने के लिए तैयार हूं, तो इसको जो है सेकंड वाला जो ट्रांजेक्शन का दूसरा पार्ट है इसको भी क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब इसको अपनी बाइक है वो सी के फेवर में ट्रांसफर करना पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर ये गिफ्ट लेता है तो उसको ये भी, मतलब एज ए होल जो ट्रांजेक्शन है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एज ए होल ट्रांजेक्शन वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर वो सोचता है कि मैं सिर्फ क्या करूं, इसको एक्सेप्ट कर लूं इसको रिजेक्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। यही आपका बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी। ठीक है, कि अ पर्सन में नॉट बी अलाउड टू अप्रूव व्हाट इज बेनिफिशियल टू हिम एंड टू रिजेक्ट व्हाट मे गो अगेंस्ट हिम। ठीक है, जो उसके खिलाफ जा सकता है उसको रिजेक्ट करने का, और जो उसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट में उसको अलाउ करने का राइट नहीं देता समता का सिद्धांत। ठीक है, उसको पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो दो चीजें क्लियर हो गई। अब आती है एप्लीकेबिलिटी, कि ये जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर लागू होती है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन आपकी मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज पर लागू होती है। प्रॉपर्टी का जो है वो किसी भी काइंड की हो, दोनों में से, ठीक है, तो दोनों पर लागू होती है। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है वो ये तीन इसके बेसिक पॉइंट है। ठीक है, पहले तो इलेक्शन का मीन समझा हमने क्या होता है। दूसरा कि ये खुद डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी पर बेस्ड है, समता के सिद्धांत पर बेस्ड है। समता क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। वो तीसरा कि ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी पर लागू होती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 35 की लैंग्वेज। ठीक है, हम देखते हैं सेक्शन 35 की लैंग्वेज क्या कहती है। ठीक है, तो where a person professes to transfer property of which he has no right to transfer and as a part of same transaction confers any benefit on the owner of property। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो उसका ऑपरेटिव पार्ट है जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके एसेंशियल्स निकाल लिए किसके? सेक्शन 35 का। ठीक है, तो कौन कौन से एसेंशियल निकलते हैं यहाँ पर? वेयर अ पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ प्रोफेस्ड, इसको क्यों यूज किया गया है इसका यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ऑफ विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि उस प्रॉपर्टी में उसको किस चीज का राइट नहीं है? ट्रांसफर करने का राइट नहीं है। ठीक है, एक पर्सन कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? हम सेक्शन 7 में ऑलरेडी देख चुके हैं, जब वो तो या इस प्रॉपर्टी का इनके लिए इंटाइटल्ड हो। ठीक है, मतलब वो उसका ओनर हो, सारे के सारे राइट उसके पास हो, इंटाइटल हो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, या फिर वो ऑथोराइज्ड हो। ठीक है, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, या ऑथोराइज्ड हो। तो ना तो यहां पर वो इंटाइटल्ड है ना ही ऑथोराइज्ड है। ठीक है, ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर, मतलब वो ट्रांसफर करने के पास उसके पास राइट नहीं है, ना ही वो इंटाइटल्ड है उसको ट्रांसफर करने के लिए और ना ही ऑथोराइज्ड है। इसलिए वो यहां पर क्या करता है? प्रोफेस करता है। प्रोफेस का मतलब क्या होता है? प्रोफेस का मतलब होता है पर्पस और टू मेक कॉन्ट्रैक्ट।
कुछ भी यूज कर सकते हो। मतलब क्या करता है, यहां पर वो खुद तो ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ए प्रोफेस टू ट्रांसफर बी's प्रॉपर्टी, ठीक है। बी की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कौन करना चाहता है, ए करना चाहता है, ठीक है। किसको, सी को। प्रॉपर्टी किसकी है यहां पर, बी की है, ठीक है। ट्रांसफर किसको कर रहा है, सी को कर रहा है। और एज ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, उसी ट्रांजेक्शन के थ्रू कन्फर्स एनी बेनिफिट ऑन द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। इसको दे रहा हो 5 लाख रुपीज, ठीक है, कि भैया आपकी जो प्रॉपर्टी है हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं सी को। प्रॉपर्टी किसकी हो गई, बी की, और उसी पार्ट के थ्रू आपको हम क्या बेनिफिट कन्फर कर रहा है, 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहां प्रोफेस करना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यह खुद ट्रांसफर नहीं कर रहा है, क्यों, ए क्योंकि ये कर भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये ना तो इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए और ना ही ये ऑथोराइज्ड है, ठीक है। इसलिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रपर्स करता है, ठीक है, प्रोफेस करता है जनरली, ठीक है। अब होता है एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन confers any benefit on the owner of property as a पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम ट्रांजेक्शन मतलब उसी डीड में या तो आप क्या करोगे, यहां पर कन्फर भी कर रहे हो किसको, सी को, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, उसी ट्रांजेक्शन के थ्रू, उसी डीड के थ्रू आप क्या कर रहे हो, जो उसका ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उसको क्या कर रहे हो, कोई बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है, उस पर बेनिफिट कन्फर कर रहे हो। ये जो ट्रांजेक्शन है इसका मतलब ये नहीं कि एक सिंगल डीड में ही दोनों होना जरूरी है, ये दो अलग अलग डीड भी हो सकती है। एक डीड में ये प्रोफेस कर रहा हो, दूसरे में इसके थ्रू आप कन्फर कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। या एक ही डीड में दोनों चीजें भी हो सकती है तो और अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने दो अलग अलग डीड बनाई है, इसके लिए अलग और ये बेनिफिट कन्फर करने के लिए अलग, तो दोनों जो होने चाहिए वो इनसेपरेबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहिए। ये आपको जो प्रोफेस कर रहे हैं आप ये तभी ले सकते हो जब आप ये बेनिफिट कन्फर करोगे, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ये इनसेपरेट नहीं हो, मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकते, इनसेपरेबल होना चाहिए, अलग अलग डेट बना रहे हो। और अगर एक ही डेट बना रहे हो तो भी ऐसा होना चाहिए कि आप या तो जो ट्रांजेक्शन है वो एज ए होल एक्सेप्ट कर सकते हो या एज ए होल रिजेक्ट कर सकते हो। आप सिर्फ अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करना और जो आपके अगेंस्ट में जा सकता है उसको अवॉइड करना, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो एज ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया आपको। उसी ट्रांजेक्शन के थ्रू क्या करना है, कन्फर्स एनी बेनिफिट। तो देखो हमने उससे कन्फर करवाया बेनिफिट, किस चीज का, 5 लाख रुपए का, किसको, ओनर को, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन कन्फर्स एनी बेनिफिट ऑन द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का ओनर था, ठीक है, प्रॉपर्टी इसकी थी, ठीक है, ट्रांसफर ये करना चाह रहा है किसको, सी को। तो हमने क्या किया, इसकी तो प्रॉपर्टी थी तो हमने इसको बेनिफिट भी कन्फर किया उसी ट्रांजेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर टू सेट्स ऑफ राइट हो गए। पहला क्या हो गया, आपकी ओनरशिप जो हो गई, आपकी जो प्रॉपर्टी पर राइट था जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोफेस कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करने के लिए। और दूसरा क्या हो गया, जो बेनिफिट हम किसको दे रहे हैं, कन्फर कर रहे हैं, ओनर को कन्फर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। लास्ट है हमारा क्या है, बेनिफिट मस्ट बी डायरेक्टली कन्फर्ड, ठीक है। डायरेक्टली कन्फर्ड से क्या मतलब है, इस चीज को भी समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए प्रोफेस टू ट्रांसफर बी's प्रॉपर्टी, ए प्रोफेस टू ट्रांसफर बी's प्रॉपर्टी, ये ओनर था प्रॉपर्टी का, टू सी, ठीक है। प्रॉपर्टी इसकी है, ठीक है, प्रोफेस कौन कर रहा है, ए, और ये किसको कर रहा है, सी को कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या किया, एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है, बेनिफिट उसने किसको दिया, जो सी की वाइफ थी डी, इसको उसने 5,000 रुपए दिया इसके बदले, ठीक है। मतलब अब यहां पर क्या हुआ, बेनिफिट मस्ट बी डायरेक्टली कन्फर्ड ऑन ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। ये हमेशा किसको होना चाहिए, ओनर को होना चाहिए। यहां पे इसने क्या किया, ओनर बी था लेकिन जो उसका जो बेनिफिट है कन्फर हो रहा है किसको दिया उसने, उसकी वाइफ को। तो अगर ऐसा है तो ये जो बेनिफिट है ये हमेशा कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली कन्फर होना चाहिए। जैसे इस केस में हमने किया था, बी की प्रॉपर्टी थी, बी ओनर था, उसकी प्रॉपर्टी को हमने प्रोफेस किया तो बेनिफिट भी उसी को जाना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन को नहीं जा सकता। अगर आपने ऐसा किया है तो यहां पर बी इलेक्ट करने के लिए, सी इलेक्ट करने, सॉरी डी इलेक्ट करने के लिए लायबल नहीं होगा, ठीक है। इस पर यह लायबिलिटी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की जो लायबिलिटी है ये इस पर डी पर लागू नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन है, ओनर ये था तो बेनिफिट भी इसी के पास आना चाहिए था, ठीक है। तो ये सेक्शन 35 की जो एसेंशियल्स निकले हो क्या हो गया, पहले पर्सन प्रोफेस कर रहा है, प्रोफेस क्यों कर रहा है, क्योंकि ना तो वो एंटाइटल्ड था उस प्रॉपर्टी का और ना ही ऑथोराइज्ड था, उसका कोई क्लेम था ही नहीं प्रॉपर्टी में, ठीक है। इसलिए उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया उसको ट्रांसफर करवाने का, और उसी ट्रांजेक्शन के थ्रू उसने क्या किया, जो प्रॉपर्टी का ओनर है ना, उसको क्या किया, बेनिफिट कन्फर किया। जैसे यहां पर हमने 5 लाख का बेनिफिट कन्फर करवाया, तो अब बी पे आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका ऑपरेटिव पार्ट। अब यहां से शुरू होता है कि इस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है।
हाँ, अब एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है वो ये है, ठीक है, कि अगर प्रोफेस कर रहा है तो ये ट्रांसफरर कौन हो गया यहाँ पर, जो प्रोफेस करता है वो हो गया ट्रांसफरर, ठीक है। ट्रांसफरर ये नहीं रहेगा जिसकी प्रॉपर्टी है, ये तो इसका रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, और ट्रांसफर आपका वही जिसको आप दे रहे हो। तो इसमें तीन पार्टी हो जाएगी आपकी, ट्रांसफरर जो प्रोफेस कर रहा है वो, ठीक है, ये जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो रिप्रेजेंटेटिव उसका, एंड द थर्ड जो हो गया आपका ट्रांसफर, ये तो एकदम क्लियर है। तो जो यहाँ पर अगर प्रोफेसर जो है, जो प्रोफेस कर रहा है, उसको अगर इस बात का नॉलेज नहीं है कि जिस प्रॉपर्टी को वो प्रोफेस कर रहा है ट्रांसफर करने के लिए उसकी है या नहीं, ठीक है, he does or does not know that the property which he professed to transfer to be his own, ठीक है, तो ये बात जो रहेगी ये इमेटेरियल रहेगी, मतलब इस बात के होते हुए भी ये ट्रांजेक्शन है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ है, ये अप्लाई होगी वहां पर, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो अगर जो ट्रांसफरर है ये प्रॉपर्टी पॉसिबली इसकी हो या नहीं हो, ये बात इमेटेरियल हो जाएगी। अगर ये प्रॉपर्टी इसकी है और इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन किया है तो भी डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन आपकी क्या होगी, लागू होगी, ठीक है। और जो ये आपका जो बात करता है, जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है, ये कौन सा है, इसका पैरा नंबर सेकंड आप देखोगे इलस्ट्रेशन के बाद वाला पोर्शन, ठीक है, तो उसके बाद वाली लाइन यही बोलती है, ठीक है, कि अगर आप जो प्रोफेस कर रहे हो उसको नॉलेज है या नहीं है, ये बात जो रहेगी इमटेरियल रहेगी इसके परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। दूसरा जो बताया कि जो बेनिफिट है डायरेक्टली कन्फर किसको होना चाहिए, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी को होना चाहिए, जो ओनर है उसी को होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन को आप जो बेनिफिट है वो कन्फर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो बात बोलता है, ये अगर ऐसा करते हो तो जो थर्ड पर्सन है वो लायबल नहीं रहेगा, किसके लिए, इलेक्शन करने के लिए। मतलब यहां पर जैसे डी है, ए ने किसकी, बी को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, प्रोफेस किया ट्रांसफर करने के लिए सी को, ये हो गया ट्रांसफर ही। बेनिफिट किसको कन्फर किया उन्होंने, डी को, जो कि किसकी वाइफ है, बी की वाइफ है। तो डी जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, जिसको इनडायरेक्टली ट्रांसफर किया गया है उस पर ये इलेक्शन की लायबिलिटी नहीं आती है। ये आपका होता है पैरा नंबर जो दे रखा है थर्ड है, ठीक है। तो ये जो एसेंशियल्स थे सेक्शन 35 के, अब हम देखते हैं इसका ऑपरेटिव पार्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिव पार्ट देखते हैं सेक्शन 35 का ऑपरेटिव पार्ट, मतलब उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं पहले। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी बी की, ठीक है, ए प्रोफेस टू ट्रांसफर बी's प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर की किसको, प्रोफेस की किसको, सी को, ठीक है, बी ये हो गया ओनर, ठीक है। और एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन कन्फर्स एनी बेनिफिट ऑन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको क्या दिया इसने, 5 लाख रुपीस दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर। ये बेनिफिट हो गया आपका जो इसने कन्फर किया ओनर पर, और ये हो गया आपकी जो प्रॉपर्टी जो उसने ट्रांसफर की थी, जिसका ओनर कौन है, बी है, ठीक है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो ऑपरेटिव पार्ट क्या बोलता है, द ओनर में इधर कंफर्म द ट्रांसफर। अब ओनर के पास दो ऑप्शन हो गए, इस ट्रांसफर जो ट्रांसफर उसको क्या क्या है, वो किया है, कन्फर किया है, प्रोफेस किया है, उसको या तो क्या कर सकता है, कंफर्म कर सकता है, या उसको डिसेंड कर सकता है, उससे मना कर सकता है, ठीक है। कंफर्म करना मतलब हाँ वो एक्सेप्ट कर सकता है कि ठीक है मैं अपनी प्रॉपर्टी वो सी को देने के लिए तैयार हूं, और 5 लाख रुपए इसके बदले में मैं लेने के लिए तैयार हूं। ए ने प्रोफेस किया था तो यह इस चीज पे क्या बोल सकता है कि मैं ये करने के लिए तैयार हूं, तो कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट हो जाएगी, इसको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। और ही में डिसेंट फ्रॉम इट, इससे मना भी कर सकता है कि नहीं भैया मैं तो अपनी प्रॉपर्टी क्या करना चाहता हूँ, रिटेन करना चाहता हूं, मैं ये प्रॉपर्टी मेरे पूर्वजों की है, मैं ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं बेच सकता, ये तो मैं अपने पास ही रखूंगा, ठीक है। अगर उसने क्या किया, डिसेंड किया कि मेरे को भैया कोई 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास ही रखूंगा, तो ऐसा करेगा, ठीक है। तो इन द लेटर केस, मतलब अगर वो डिसेंड करता है तो ही शैल रिलिंक्विश द बेनिफिट्स ऑफ कन्फर्ड, ठीक है, जो बेनिफिट इसको कन्फर किया गया है वो क्या करना पड़ेगा, इसको रिलिंक्विश करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। मतलब जो 5 लाख रुपए इसको बेनिफिट के तौर पर दिए गए थे, कन्फर किए गए थे, ये इसको क्या करने पड़ेंगे, रिलिंक्विश करना पड़ेंगे, ठीक है। अगर रिलिंक्विश होगा, जैसे ही रिलिंक्विश होता है तो ये प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी, जो बेनिफिट कन्फर किया था किसके पास आ जाएगा, ठीक है, या तो ट्रांसफरर के पास, ट्रांसफरर मतलब अपने केस में ए हो गया, या फिर इसके रिप्रेजेंटेटिव के पास रिवर्ट बैक हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, जो एक्चुअली जिससे जो था आपका, सॉरी इसके लीगल एयर्स के पास आएगा, ठीक है, या तो ट्रांसफर या उसके लीगल एयर्स के पास क्या हो जाएगा, वापस जो बेनिफिट इन्होंने कन्फर किया था वो रिवर्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑपरेटिव पार्ट क्या बोलता है इसका, कि जो ओनर है या तो वो कंफर्म कर सकता है ट्रांसफर को, या उसे डिसेंड कर सकता है, मतलब मना कर सकता है कि नहीं भैया मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो अपना सामान है, मैं उसको रखना चाहता हूँ, मुझे इसके बदले में कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, उसको मैं बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करूंगा। अगर ये ऐसा बोलता है तो जो बेनिफिट उसको दिया गया है उस प्रोफेस मतलब ट्रांसफर के चलते, ठीक है, वो उसको क्या करना पड़ेगा, रिलिंक्विश करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, और रिलिंक्विश होने के बाद वो किस में जाएगा, जो ट्रांसफरर है उसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका ऑपरेटिव पार्ट ऑफ सेक्शन 35। अब जो
ट्रांसफर ही है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, इसने तो मना कर दिया कि भैया मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पर ए ने प्रोफेस करके क्या बोल दिया था सी को कि मैं आपको प्रॉपर्टी दिलवाऊंगा, ये वाली प्रॉपर्टी, बस आप इसके बदले 5 लाख रुपए दे दो, ठीक है, और प्रॉपर्टी आपकी। अब इसको तो प्रॉपर्टी मिली नहीं, क्यों? क्योंकि इसने तो मना कर दिया ओनर ने, तक मैं तो प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, तो ये क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया ना। अब इस केस में क्या होगा, तो यहां पर कुछ राइट्स दिए हैं टीपीए ने, ठीक है, इसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हैं, इसको कुछ राइट्स दिए हैं कि अगर आप डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी हो तो आपको क्या कुछ राइट्स मिलते हैं। राइट्स कैसे मिलेंगे कि इन केस अगर ये जो ट्रांसफर था ये कैसा था, ग्रेट्यूटस ट्रांसफर था, मतलब विदाउट कंसिडरेशन था, विदाउट कंसिडरेशन अगर ये ट्रांसफर किया गया था, ठीक है, और अगर इसकी डेथ हो जाती है या फिर ये इनकेपेबल हो जाता है फर्दर ट्रांसफर करने के लिए, मतलब जैसे कोमा में चला गया, ठीक है, ये इनकेपेबल हो गया। और अगर ट्रांसफर कैसा था, विद कंसिडरेशन था, नॉन ग्रेट्यूटस ट्रांसफर था, ठीक है, विद कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर था, तो चाहे ये अलाइव हो, कौन, ट्रांसफरर, और ये चाहे इसकी डेथ हो जाए, ठीक है, मतलब जो प्रोफेस कर रहा है इसकी, ठीक है। अगर जो ट्रांसफर था वो ग्रेट्यूटस था, विदाउट कंसिडरेशन था, और इसकी डेथ हो जाती है या परमानेंटली इनकेपेबल हो जाता है फर्दर ट्रांसफर करने के लिए, या विद कंसिडरेशन ट्रांसफर था, चाहे ये अलाइव हो या इसकी डेथ हो जाती हो, तो इस केस में जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर है इसका क्या राइट आ जाता है, इसका राइट आ जाता है कि ये जो ट्रांसफरर है इससे ये क्या ले, कंसिडरेशन ले, किस बात का, कि भैया हमें हमारी भावनाओं को जो ठेस पहुंचा है इसके लिए हमें कंसिडरेशन दो। टीपीए इसको कंसिडरेशन देने के लिए अलाउ करता है, और कंसिडरेशन कितना रहेगा, कंसिडरेशन रहेगा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के बराबर, जो प्रॉपर्टी का अमाउंट रहेगा या प्रॉपर्टी का जो वैल्यू रहेगा उसके इक्वल में रहेगा इसका कंसिडरेशन अमाउंट। जैसे 5 लाख रुपए तो दे रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमत कितनी थी, 450 लाख रुपीज, ठीक है, 4.5 लाख रुपए प्रॉपर्टी की कीमत थी। तो यहां पर डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर हो गया सी, क्योंकि इसने मना कर दिया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, तो सी जो है वो इंटाइटल हो जाता है ए से कंसिडरेशन लेने के लिए, जिसकी जो अमाउंट होगा, जिसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4.5 लाख रुपए तक हो सकती है, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है कहीं जाए तो, ठीक है। तो ये होता है राइट ऑफ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन ये है, जैसे ए ने प्रोफेस की ट्रांसफर, ठीक है, बी की प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी थी, बी इसका क्या था, ओनर था, प्रोफेस किसको किया, सी को किया, ठीक है। और इस सी को दो प्रॉपर्टी इसने प्रोफेस की, एक एक्स प्रॉपर्टी और एक वाई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दोनों किसकी है, बी को बिलोंग करती है, प्रोफेस किसने की, ए ने, किसको की, सी को, ठीक है। लेकिन एक्स के बदले इसने क्या किया, बेनिफिट कन्फर किया इसको कि भैया मैं इसके बदले आपको 5 लाख रुपए दिलवाऊंगा, ठीक है। लेकिन वाई पर इस तरह का कोई बेनिफिट कन्फर नहीं किया, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो इन केस अब बी के पास ऑप्शन आ जाता है, ही में इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर, ठीक है। तो अगर ये डिसेंट होता है, रिजेक्ट करता है कि नहीं मैं तो अपनी जो प्रॉपर्टी अपने पास ही रखूंगा, तो जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट जो ट्रांसफर किया गया है, इनडायरेक्ट जो बेनिफिट कन्फर किया गया है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट बेनिफिट था, क्यों, क्योंकि इसके बदले में आपने क्या किया था, इसमें बेनिफिट कन्फर किया था और जिसका इसने मना कर दिया, तो ये ट्रांजेक्शन तो हो गया फिर। लेकिन ये इनडायरेक्ट बेनिफिट कन्फर हुआ था किस पर, सी पर, सी को इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी आ रही थी, ठीक है। तो इस केस में जो वाई वाली प्रॉपर्टी है इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये इलेक्शन जो है ये अप्लाई नहीं होते, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन अप्लाई नहीं होगी, तो ये इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, वो भी दे रखे हैं, जो उसमें से मैं दो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। पैरा 1 सॉरी पैरा 2 जो है इसका, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो प्रोफेस कर रहा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर रहा है वो उसकी खुद की है या फिर उसकी नहीं है, मतलब जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर करना है, ही बिलीव और डज नॉट बिलीव, ठीक है, whether he believe or does not believe that the property he professed to transfer to be his own, to be his own, ठीक है। ये इसको नॉलेज ही नहीं है कि ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर कर रहा है वो उसकी है या नहीं, ठीक है। तो भैया ये इममटेरियल चीज है, आप हम नहीं जानते कि आपको पता है कि नहीं पता है जो प्रॉपर्टी आप प्रोफेस कर रहे हो वो आपकी है या नहीं। आप अगर उसको प्रोफेस कर रहे हो तो उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, तो आपका कि नॉलेज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बोलता है आपका पैरा नंबर 2, ठीक है। पैरा 3 क्या बोलता है इसका, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है, कि अगर कोई बेनिफिट है इनडायरेक्ट कन्फर किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए की ने प्रोफेस की बी की प्रॉपर्टी, ठीक है, किसको, सी को, लेकिन जो बेनिफिट कन्फर किया वो बी की वाइफ डी को कर दिया, ठीक है। तो यहां पर जो डी है
वो यहाँ पर इलेक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि ये इसका कोई लेना देना ही नहीं है। जो बेनिफिट कन्फर होना था किसको होना था? डायरेक्ट कन्फर होना था बी को। तो यहाँ पर डी को किया गया है, तो डी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। ये होता है आपका पैरा नंबर सेकंड बताता है, सॉरी थर्ड बताता है। पैरा नंबर फोर्थ, पैरा नंबर फोर्थ क्या बोलता है? पैरा फोर बोलता है कि आपके पास दो कैपेसिटी है। ठीक है, तो आप एक कैपेसिटी में उस ट्रांसफर को कंफर्म कर सकते हो और दूसरी जो कैपेसिटी है उसमें आप क्या कर सकते हो? रिजेक्ट कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैं बताता हूं एक एग्जांपल। ए है, ठीक है, इसने प्रोफेस की बी की प्रॉपर्टी, ठीक है, किसको? सी को ट्रांसफर की, ए ने। ठीक है, ए प्रोफेस बीज प्रॉपर्टी टू ट्रांसफर सी। ठीक है, और सी ने क्या? बेनिफिट कन्फर किया। वो क्या? ये अभी क्या है? ये टेंपल का ट्रस्टी है। एक टेंपल है, उसका क्या है? ये ट्रस्टी है। तो इसने बोला कि जो आप जिस टेंपल का आप ट्रस्टी हो, मैं उस ट्रस्टी उसका जो गार्डन है उसको मेंटेन करने में जितना भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगा। ठीक है, 5 लाख रुपए जो भी है इसके लिए मैं दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है? इसके लिए एक्सेप्ट करना है। अब इसके पास दो कैपेसिटी हो गई। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, लेकिन जो बेनिफिट कन्फर्म हो रहा है इसको, ये इसकी दूसरी कैपेसिटी, मतलब एज ए ट्रस्टी काम कर रहा है वहां पे मंदिर में। तो अगर इस तरह का रहे तो ये एक कैपेसिटी में जो ट्रांसफर है उसको कंफर्म कर सकता है। मतलब जैसे इसने बोला कि भैया मैं गार्डन के लिए तो आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो इसको वो क्या कर सकता है? कंफर्म कर सकता है चाहे तो। और दूसरी कैपेसिटी में इसी ट्रांसफर को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से मना कर सकता है। तो ये 3 पैरा दे रखे हैं। ठीक है, पहला पैरा जहां पे उसको पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी उसकी है या नहीं, तो ये जो चीज है ये इमटेरियल हो जाएगी। सेकंड, अगर आप किसी थर्ड पर्सन को कर रहे हो तो उस पर इलेक्शन की जो लायबिलिटी वो अराइज नहीं होती। और थर्ड, जहां पर आप दो कैपेसिटी में हो, एक इंडिविजुअल, दूसरा ट्रस्टी हो सकते हो, गार्जियन हो सकते हो। ठीक है, तो उसमें एक कैपेसिटी में आप एक्सेप्ट कर सकते हो ट्रांसफर को और दूसरी में आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, मोड ऑफ इलेक्शन, सॉरी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं मोड ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन किन मोड में किया जा सकता है? तो एक्सप्रेसली भी किया जा सकता है, जहां आपने सीधा सीधा बोल दिया है कि हाँ मैं इसको ये जो ट्रांसफर है वो कंफर्म करता हूं या रिजेक्ट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपने अगर सीधा सीधा आपको क्या कर दिया, आपने रिप्लाई दे दिया उस बात का कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, कंफर्म करता हूं या रिजेक्ट करता हूं, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेस मोड, एक्सप्रेस मोड ऑफ इलेक्शन। यहाँ आपने एक्सप्रेसली बता दिया। दूसरा होता है आपका इम्प्लाइड, जहां पर क्या होता है? इन्फर करता है कोर्ट आपके कंडक्ट से या एक्ट से। ठीक है, मतलब आपने खुद तो बताया नहीं, क्लियर नहीं बताया, लेकिन आपके एक्ट ऐसे हैं या आपका कंडक्ट ऐसा है जो उसके एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने, मतलब उसको कंफर्म करने ट्रांसफर को, या उसको डिसेंट होने की जो कंसेंट है वो एक्ट या कंडक्ट आपका शो करता है। तो इस तरह जब कोर्ट प्रिज्यूम करती है, इन्फ्रेंस निकालती है, तो उस इन्फ्रेंस से जो होता है वो होता है इंप्लाइड मोड ऑफ इलेक्शन। ठीक है, यहां पर आपने इंप्लाइडली जो है वो प्रिज्यूम किया जा रहा है कि आपने इसको क्या कर लिया? कंफर्म कर लिया या रिजेक्ट कर दिया। तो दो है, एक्सप्रेसली जहां आप एक्सप्रेसली बता देते हो, इंप्लाइडली जहां पर इन्फॉर्म किया जाता है आपके एक्ट और कंडक्ट के थ्रू। ठीक है, अब इंप्लाइडली कहां होता है? तो जहां आपको पता था, ठीक है, आप अवेयर थे कि आपकी ड्यूटी क्या है, अवेयर ड्यूटी ऑफ इलेक्शन। ठीक है, मतलब क्या हो, यहां पर आप अवेयर हो कि आपकी ड्यूटी इलेक्ट करने की है, आपको इलेक्शन करना है, इसको इस बात के बारे में आपकी जानकारी है। लेकिन ठीक है, आपने क्या किया? आपने नेग्लेक्ट किया उस चीज की इंक्वायरी करने से, या तो ठीक है अवेयर। एक दूसरी चीज थी आपको नॉलेज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, नॉलेज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या था? यहाँ पर आपको पता था कि जो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की जा रही है, प्रोफेस की जा रही है, इसके बदले जो आपको बेनिफिट जो किया जा रहा है कंफर्म, इन दोनों में से आपको या तो रिजेक्ट करना है या फिर इसको एक्सेप्ट करना है। इस चीज के बारे में आपको पता था। ठीक है, आपको सारे सर्कमस्टेंसेस कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, क्या बेनिफिट आपको कंफर्म हो रहे हैं, सब चीजों के बारे में जानकारी थी। ठीक है, उसके बाद भी आपने क्या किया? अवॉइड किया, ठीक है, नेग्लेक्ट किया। तो ये कंडक्ट आपका क्या शो करता है कि आपको क्या है? आपकी इंप्लाइड, उसके बाद भी हाँ ये सब होते हुए आपने क्या कर लिया? उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस ऑफ बेनिफिट। आपने बेनिफिट है उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये जानते हुए कि आपकी ड्यूटी थी इलेक्ट करने की, आपको सब चीजों का नॉलेज था। ठीक है, या आपको इंक्वायरी करना थी और आपने इंक्वायरी नहीं की, और जो बेनिफिट था वो आप एक्सेप्ट कर चुके हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है? भले आपने एक्सप्रेसली यहां पर नहीं बताया है कि मैं ट्रांसफर को एक्सेप्ट करता हूं या रिजेक्ट करता हूं, लेकिन इन सब कंडक्ट, ये जो एक्ट है आप, ये क्या शो कर रहा है
कि आपको सब कुछ पता होते हुए भी अगर आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने इस ट्रांसफर को कंफर्म कर लिया। ठीक है, तो ये है जहां पे इंप्लाइडली ये मान लिया जाता है कि आपका एक्ट और कंडक्ट शो कर रहा है कि आप इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर चुके हो। ठीक है, अब कोर्ट कुछ कंडीशंस हैं जहां पर ये प्रिज्यूम कर लेता है। ठीक है, कौन कौन सी है? लोग खुद प्रिज्यूम करता है, सॉरी कोर्ट नहीं, लोग खुद प्रिज्यूम कर लेता है। जैसे कहां पे? जहां पे आप 2 साल से उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हो, कंटिन्यू 2 साल से प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो विदाउट एक्सप्रेसली डिसेंट देयरफॉर। मतलब क्या? आपने डिसेंट नहीं किया, मना नहीं किया। ठीक है, और उसको 2 साल से कंटिन्यूस आप यूज भी कर रहे हो। ठीक है, विदाउट एनी एक्सप्रेस डिसेंट। ठीक है, मतलब बिना मना किए हुए आप क्या कर रहे हो? 2 साल से उसको कंटिन्यूस यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर जो लॉ है वो क्या कर लेगा? प्रिजम्पशन बना लेगा, प्रिज्यूम कर लेगा। क्या प्रिज्यूम कर लेगा? कि आप इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि 2 साल से आप उस चीज को यूज ही करने लग गए, एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, भले आपने मना नहीं किया, मतलब आप उसको उस ट्रांसफर को कंफर्म करना चाहते हो। और दूसरी कंडीशन कहां आती है? दूसरी कंडीशन आती है जहां पर क्या हो गया? आपने उसको एग्जॉस्ट किया, उस प्रॉपर्टी को, उस बेनिफिट का, या फिर उसको क्या किया? कंज्यूम किया। ठीक है, आपने उस प्रॉपर्टी को एग्जॉस्ट किया, यूज किया, कंज्यूम किया, उसका इस तरह यूज किया कि जिस पोजीशन में वो पहले थी उस पोजीशन में वापस लाना उस प्रॉपर्टी को इम्पॉसिबल हो गया है। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ था? ए ने, एग्जांपल दे देता हूं, ए ने, ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो थी बी की, उसको ट्रांसफर किया सी को। ठीक है, और सी ने एक बेनिफिट कन्फर किया किसका? कोल माइन का, कि भैया ये कोल माइन इसके बदले में आपकी है। अब बी ने कोल माइन को क्या कर दिया? इसमें से अब वापिस इसको उस पोजीशन में लेके आना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि आप माइनिंग कर चुके हो इसमें। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या निकाल लेगा? कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा, लॉ प्रिज्यूम कर लेगा कि आपने इस जो ट्रांसफर आपको जो है वो किया गया था, इसको कन्फर्म कर लिया, कंफर्म कर दिया। जो आपको प्रोफेस किया गया था इसको आप कंफर्म कर चुके हो। तो ये 2 कंडीशन है जहां पर लॉ खुद प्रिज्यूम कर लेता है कि आपने ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा एक और है। ठीक है, एक और चीज क्या है? ठीक है, वो है आपका कि 1 साल हो चुका है। ठीक है, किस दिन से? जिस दिन से आपने क्या किया था? प्रोफेस किया था कि भैया या तो आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो और इसके बदले में आप जो बेनिफिट हम आपको दे रहे हैं इसको रिसीव कर लो। ठीक है, लेकिन एक साल हो गया, इस पर कुछ भी ना तो कोई असेंट किसने अभी तक ओनर ने नहीं दी। जिसके पास क्या है? इलेक्शन का राइट है, उसकी कोई असेंट नहीं है, ना तो उसको कंफर्म कर रहा है ना डिसेंट कर रहा है। तो आप क्या करोगे? उसको एक रिक्विजिशन भेजोगे। रिक्विजिशन मतलब नोटिस भेज सकते हो आप। ठीक है, और उस नोटिस के एक रीजनेबल टाइम तक भी अगर उसने कोई कंसेंट नहीं दी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, ठीक है, कि मैं एक्सेप्ट करता हूं या रिजेक्ट करता हूं, तो ऐसी कंडीशन में भी एक रीजनेबल टाइम के बाद क्या मान लोगे आप? कि उसने जो ट्रांसफर है, जो उसको प्रोफेस किया था, उसको क्या हो गया? कंफर्म कर लिया। ठीक है, तो उसके पहले आपने जिस दिन से प्रोफेस किया था 1 साल हो जाना कंप्लीट, ये पहली रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या होना? और उसका फिर उसने ना असेंट दी है, ना रिजेक्ट करने की, और ना ही किसकी? कंफर्म करने की। फिर आप क्या? उसको रिक्विजिशन भेजोगे। रिक्विजिशन के बाद आप रीजनेबल टाइम वेट करोगे। अगर उसमें भी उसने कोई अपनी एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली कोई कंसेंट नहीं दी है, तो आप क्या कर लोगे? ये क्या कर लोगे? प्रिज्यूम कर लोगे कि इसने जो ट्रांसफर है उसको क्या कर लिया? कंफर्म कर लिया है। ठीक है, तो ये था आपका ये ऐसे केसेस जिनमें लोग खुद प्रिज्यूम कर लेता है कि जो ट्रांसफर है वो आप एक्सेप्ट कर चुके हो। ठीक है, अब इन केस जिस पर इलेक्शन है, इलेक्शन की जो लायबिलिटी है, जिस पर, जैसे हम इसमें ओनर को बोलते हैं, ओनर पे इलेक्शन की लायबिलिटी होती है। अगर वो क्या हो गया? डिसेबल हो गया या इनेबल हो गया किसी भी रीजन से, तो जब तक उसकी वो डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी सीज नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक उस पर इलेक्शन की जो वो है लायबिलिटी वो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 35। ठीक है, कि सेक्शन 35 में डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्या होती है। ठीक है, उसका ऑपरेटिव पार्ट क्या होता है, कौन से उसके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तीनों पैरा उसके क्या बोलते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर लोग खुद प्रिज्यूम कर लेगा कि जो है जिस पर इलेक्शन की लायबिलिटी थी उसने उसका एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसमें वीडियो में आप सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।